पाकिस्तान ने पायलट्स के जाली लाइसेंस के मामले का नोटिस लेते हुए डीजी सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। उसका भी ये सुमोटो ले लिया उन्होंने। अदालत ने पीआईए, एयर ब्लू, सीरियन के सरबराहान को भी आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिविल एविएशन पैसे लेकर पायलट को लाइसेंस जारी करती है। ऐसे लगता है जैसे पायलट चलता हुआ मिसाइल उड़ा रहे हों, वो मिसाइल जो कहीं भी जाकर मर्जी से फट जाए। बताया गया 15 साल पुराने जहाज में नुक्स नहीं है, मलबा पायलट और सिविल एविएशन पर डाला गया है। लगता है डीजी सिविल एविएशन को बुलाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जाली डिग्रियों वाले पायलट के खिलाफ क्या किया गया है, मुसाफिरों की जान खतरे में डालना संगीन जुर्म है। कल असेंबली की कार्रवाई देखकर हैरान हो रहा था। उधर तैयारा हादसे की अबूरी रिपोर्ट आने के बाद सीईओ एयर मार्शल अरशद मलिक साहब ने मुबैना जाली लाइसेंस के हामिल पायलट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजी सिविल एविएशन से पायलट्स की फहरिस्त मांग ली है और पीआईए के सीईओ की जानिब से गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान सिविल एविएशन अथॉरिटी हुकाम को 2 खत लिखे हैं। तो मजमूई तौर पर ये 2 सुओ मोटो है। आज ये सुओ मोटो नोटिस लिया गया। इससे पहले जो कोरोना वायरस से मुतालिक था, मोहम्मद कामरान से अब से हमारी बात हो रही थी, उनसे दोबारा बात करते हैं। लेकिन इस मामले के ऊपर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि 30% पायलट के लाइसेंस मशकूक बताए जा रहे हैं। खुद वफाकी वजीर बता रहे हैं अगर ये बात साबित हो गई तो पीआईए का जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो कैंसिल भी हो सकता है, उसके भी इशारे हो सकते हैं। और साथ में एक और सवाल हम उठा रहे हैं कि वो जो लाइसेंस इशू कैसे होते हैं। पीआईए जब पायलट को हायर करते हैं तो वो किन किन मराहिल से गुजर कर जाते हैं, और अगर लाइसेंस जाली है तो फिर इस हायरार्की से कैसे निकल गए ये जो जाली लाइसेंस याफ्ता थे। तो इसके लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ शकील आफ्ताब साहब भी मौजूद है, साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें अदालती कार्रवाई के बारे में बता रहे थे। कामरान साहब, अब दरमियान में बात रुक गई। हमने साथ में आज जो दूसरा सो मोटो लिया, मामले कामरान साहब नहीं है मेरे साथ। शकील आफ्ताब साहब, अब मुझे ये समझाइएगा कि मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि अब ये इसके ऊपर सो मोटो भी ले लिया गया है। पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो लाइसेंस मिल जाना ये इशू कैसे होता है, फिर उसके बाद जब पीआईए में नौकरी लेनी होती है या जाहिर है पायलट भर्ती किए जाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है शकील साहब? जनाब, लाइसेंस के लिए आपको सिविल एविएशन अथॉरिटी से रब्ता करना है। उसके 2 डिपार्टमेंट्स हैं। एक लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है जो इन्वॉल्व होता है और दूसरा फ्लाइट स्टैंडर्ड्स का डिपार्टमेंट है इन्वॉल्व होता है। ठीक है। आप जब मैट्रिक कर लेते हैं तो आप अप्लाई करते हैं विद मेडिकल रिकॉर्ड अपना इंस्टीट्यूट के, आप फ्लाइंग स्कूल के आप जो है जाके आप फ्लाइंग सीखनी चाहते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट लेते हैं फ्लाइंग स्कूल से, मेडिकल अपने डॉक्यूमेंट, मैट्रिक के डॉक्यूमेंट, आप जाके सिविल एविएशन का जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है उसको आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है सिविल एविएशन अथॉरिटी आपको सबसे पहले स्टूडेंट पायलट लाइसेंस इशू करता है जिसको हम कहते हैं SPL। ठीक है। फिर आप जाते हैं फ्लाइंग स्कूल में, आप जाके फ्लाइंग अपनी करते हैं। जब आप अपने 200 घंटे पूरे कर लेते हैं फिर आप दोबारा सिविल एविएशन अथॉरिटी के पास आते हैं कि जी मुझे आप या तो CPL दे दें या मुझे ATPL लाइसेंस दे दें। CPL जो होता है वो नॉर्मली सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के लिए CPL होता है और ट्विन या 4 इंजन एयरक्राफ्ट के लिए जो ATPL का लाइसेंस हो जो कि एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होता है। ठीक है। अच्छा, इस दौरान जो है जब आप अप्लाई करते हैं CPL के लिए या ATPL के लिए, अगेन आप सिविल एविएशन की तरफ जाते हैं। फिर उसमें जो दूसरा डिपार्टमेंट है विच इज़ अ फ्लाइट स्टैंड डिपार्टमेंट, वो आपको इन्वॉल्व होता है। उनका काम ये होता है कि इनिशियली जो लाइसेंस SPL, CPL या ATPL उसकी जो परमिशंस हैं वो ग्रांट करता है फ्लाइट स्टैंडर्ड वाले, उसको वो मॉनिटर और चेक भी वही करते हैं। उसके बाद जो है तकरीबन जो स्ट्रेंथ है फ्लाइट स्टैंडर्ड की वो तकरीबन 10 से 12 के करीब इनके इंस्पेक्टर्स हैं जो कि मोस्टली ex-PIA या एयर ब्लू या शाहीन के ये एक्स कैप्टन्स हैं और ये बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। इनका कम से कम, ये सब ATPL लाइसेंस होल्डर्स होते हैं और इनका कम से कम जो है 5000 घंटे का मिनिमम इनका एक्सपीरियंस होता है एज पर द रेगुलेशन। एक्टिव पायलट इस वक्त जो मुल्क में हमारे एक्टिव पायलट्स हैं वो तकरीबन उनकी तादाद अप्रॉक्सीमेटली 600 के करीब है जो कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस और एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होल्डर हैं, जिसमें 500 के करीब तकरीबन आप समझ लीजिए कि PIA में होंगे और बकाया जो है सरीन, एयर ब्लू और दूसरी एयरलाइनों के अंदर। सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है इसका जो फ्लाइट स्टैंडर्ड है ये मजीद जो है हर 6 महीने के ऊपर जब ये आप इशू करते हैं इनको CPL या ATPL तो इसका जो रिन्यूअल प्रोसेस होता है वो भी जाता है दोबारा सिविल एविएशन के पास। सिविल एविएशन के जो मॉनिटर्स होते हैं वो हर 6 महीने के ऊपर सिमुलेटर चेक्स करते हैं उनका, उसमें उसके बाद उनकी बाकायदा सिविल एविएशन इंस्ट्रूमेंट रेटिंग भी करता है
और सिविल एविएशन के जो मॉनिटर्स हैं वो लाइन चेक भी करते हैं उस वक्त जबकि आप कन्वर्जन पे अगर कोई पायलट है, लेट्स से वो एयरबस 320 से बोइंग पे जा रहा है या बोइंग 777 से बोइंग 787 पे वो उसका जो अपग्रेडेशन हो रही है, तो उसका भी सिविल एविएशन के इंस्पेक्टर्स जाके लाइन चेक करते हैं। ये आपका प्रोसेस कंटिन्यू होता है। उसके बाद एयरलाइन जो है, एयरलाइन भी इन्वॉल्व रहती है। एयरलाइन जो है वो भी इंस्ट्रूमेंट रेटिंग करती है हर 12 महीने के ऊपर, जिसमें उनका फ्लाइंग चेक होता है और इंस्ट्रूमेंट रेटिंग होती है। और इसके साथ साथ जो है आपका जो है वो मैं सर शकील साहब मैं इसमें दरअसल इस सारी डिटेल को पूछने का मतलब ये था कि अभी तक शायद इसके ऊपर कभी गुफ्तगू नहीं हुई इस प्रोसेस के बारे में। आपने अच्छा किया हमें बता दिया। मैं ये जानने की कोशिश करना चाह रहा था कि ये किस जगह पर आकर करप्शन हुई या मैनिपुलेशन हुई कि एक ऐसा शख्स जिसके पास लाइसेंस भी जाली है और फिर लाइसेंस के बाद वो जहाज भी उड़ाना शुरू कर देता। इतने लंबे प्रोसेस में किस पॉइंट पर आकर गलती हुई होगी, किस पॉइंट पर, किस मौके पर आकर करप्शन हुई होगी या मैनिपुलेशन हुई होगी? देखिए, मुझे जो इस वक्त जो चीज़ें समझ आ रही हैं, द वे थिंग्स आर, एक तो सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो इदारा है उसके अंदर जो आपके लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है, अगर कोई जाता है उनके पास कि जी मुझे आप लाइसेंस दे दें या मेरी ये तालीम है, तो उनको जाहिर बात है यहाँ से जब हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो बाकायदा हायर एजुकेशन कमीशन से उनकी सब कुछ डिग्रियां उनकी चेक होती हैं और रिकन्फर्मेशन की जाती है। तो सिविल एविएशन का अगर आप किसी उनको लेके जाते हैं तो सिविल एविएशन की जिम्मेदारी बनती है लाइसेंस डिपार्टमेंट के आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएं। और फिर अगर वो डॉक्यूमेंट्स लेके लेट्स से आपने CPL ले लिया है और आप PIA के पास जा रहे हैं और आपका एक PIA का एक सेट प्रोसीजर है जिसमें ऐड दिया जाता है फर्स्ट ऑफिसर या डायरेक्ट कैप्टन्स के लिए, उसके अंदर भी उनकी रिक्वायरमेंट HR को जाती है। वो रिक्वायरमेंट भी जो बड़ी अपने हिसाब से कुछ बना के दी जाती है कि जो रिटायर्ड फोर्सेस के लोग हैं जो अवेलेबल है वो उसमें ना आए। उसके बाद वो जो क्राइटेरिया कैंडिडेट्स मीट करते हैं वो शॉर्टलिस्ट होके जो है HR डिपार्टमेंट जो है वो आगे भेजता है फॉर इंटरव्यू के लिए, जिस पे बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूट होता है जो CEO बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराता है, जिसमें HR, DFO, फ्लाइट ऑपरेशन और सेफ्टी वाले लोग बैठे होते हैं। मगर जब आप डॉक्यूमेंट देके PIA के पास जाते हैं तो HR डिपार्टमेंट डेफिनेटली दे हैव टू चेक कि जी 2 डॉक्यूमेंट उनके पास आ रहे हैं। तो अगर कोई कहता है कि जी मेरे पास CPL लाइसेंस है या मेरे पास ATPL लाइसेंस है और मेरी ये डिग्रियां हैं, तो HR डिपार्टमेंट हैज टू क्रॉस चेक विद द सिविल एविएशन। तो दोनों की मैं समझता हूँ जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे कि ये दोनों ही जगह इनके चेक होनी चाहिए चीज़ें। अच्छा शकील साहब, अगर खुदा ना खास्ता वाकई ये 30% 40% के करीब बताया जा रहा है, अगर ये वाकई बात साबित हो गई और सच साबित हो गई, क्योंकि अब तो सुमोटो हो गया, अब तो सारे डॉक्यूमेंट्स खुलने हैं और अब तो अदालत में मामला चला गया है, अगर ये वाकई सच साबित हो गया तो ठीक है, हम उनके कैंसिल कर देंगे, उनको सजा दे देंगे। लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल जो लाइसेंस है PIA का, इंटरनेशनल फ्लाइट का, क्या उसके ऊपर भी कोई असर हो सकता है? क्योंकि मैं मुख्तलिफ ओपिनियंस ले रहा था, उसमें कई मनसूख भी हो सकता है इस तरह के शक व शुबहात की वजह से। बिल्कुल गुलाम साहब, एक चीज़ हमें यहाँ थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। एक्चुअली ये चीज़ ट्रिगर किस तरह हुई थी? ये हुई थी मार्च 2018 में, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब ऑनरेबल साकिब निसार साहब जो है राव अनवार का, आपको याद है केस बड़ा मशहूर कर रहे थे, राव अनवार साहब तो उस पर ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन उठा के जी वो शायद चले हो गए मुल्क से बाहर, या तो जी कुछ भी हो जाता है तो फेक डिग्री पे जो है लोग जहाज भी उड़ा लेते हैं, उसके ऊपर हुआ था सो मोटो। और जो कि जिसमें जो ऑपरेटर्स हैं एयरलाइंस रेगुलेटर सिविल एविएशन उसको भी दिया था, उसके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टीज थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो डिस्पोज ऑफ हो गया 2019 में। जब चीफ जस्टिस साहब चले गए, तशरीफ ले गए, तो वो डिस्पोज ऑफ करके इट स्टैंड्स डिस्पोज ऑफ एज ऑफ 2019। इसके तहत तकरीबन 300 लोग PIA से निकाले गए और जिसमें तकरीबन आप समझिए पायलट्स के अलावा केबिन क्रू भी था और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग थे निकाले गए। उसके अंदर इस वक्त भी मौजूदा जो है जो भी लेटर लिखा है इन्होंने, आई थिंक CEO ने लिखा है PIA के, और जो मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जी तकरीबन 264 लोग हैं जिनकी जो फेक सस्पिशियस लाइसेंस पायलट्स हैं, और जिसमें से 150 जो है वो खदशा है कि PIA के एंड दे आर पोटेंशियल हैजर्ड। आपका सवाल बिल्कुल सही है। खुदा ना करे अगर ये चीज़ और एलिवेट, तो हमारे वैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के दोस्त दुश्मन आपको पता है क्या है, और उन्होंने अगर ये पॉइंट हमारा अगर रेज होता है और ये मामला जाता है तो यस
हमारा डेफिनेटली पीआईए की जो क्लियरेंसेस हैं जिसमें वो फ्लाई करते हैं इनटू दूसरे कॉन्टिनेंट्स में विदाउट नेमिंग एनीवन, वो उनकी परमिशंस मनसूख हो सकती हैं। तो पीआईए को एक बहुत बड़ा धचका यहाँ लग सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिविल एविएशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि डीजी सिविल एविएशन है ही नहीं। जो ऑफिशिएटिंग है आई बिलीव दैट इज सेक्रेटरी एविएशन। जी, सेक्रेटरी एविएशन जो है वो ऑफिशिएटिंग वो होते हैं, डीजी सिविल एविएशन होते हैं। और जो सेक्रेटरी एविएशन है वो जाहिर बात है ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, उनका कोई एविएशन का बैकग्राउंड नहीं है। हमारे जो यानी अब तक मैं जो समझ सका हूं सर वो ये है कि जो भी मैनिपुलेशन हुई है, अगर जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स आए हैं, उनकी रिक्रूटमेंट हुई है और उन्होंने जहाज उड़ाया है, तो ज्यादातर कसूर असल में सिविल एविएशन का है और बाकी कसूर पीआईए का है। क्या ये बात समझ में आती है? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले सिविल एविएशन को जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है, मैं समझता हूँ उसको बड़ा ये क्रिमिनल बनता है एक्ट, और उनको देखना चाहिए। और पीआईए का जो एचआर डिपार्टमेंट है कि उन्होंने वो डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक किए या नहीं किए, और अगर इनको पता चल गया है कि इस किस्म के लोग हैं तो वो मतलब वो लोग आइडेंटिफाई अगर हो चुके हैं तो आई होप दे आर नॉट फ्लाइंग। और अगर नहीं हुए या दे आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सिविल एविएशन, अल्लाह करे सिविल एविएशन को फौरी तौर पे दे दे, बिकॉज मैं क्या बोलूँ आपको, आई एम स्पीचलेस। थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है। अब इस पे आप मशवरा क्या देते हैं? आप एक्सपर्ट हैं सिविल एविएशन के, होना क्या चाहिए? किस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं? क्या जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस हैं, चाहे जैसे पालपा है या क्रू की है या इनकी अपनी एसोसिएशंस है लेबर की, जो पीआईए के अंदर इन्वॉल्व हुई हैं, या उनको ख़त्म किया जाए, उनका इन्वॉल्वमेंट कम की जाए, क्योंकि वो एक प्रेशर ग्रुप होता है बहुत ज़्यादा, रेलवे में भी है, बहुत बाकी गवर्नमेंट इदारों के अंदर भी एसोसिएशंस होती हैं, वो एक प्रेशर ग्रुप बनती हैं। किया क्या जाए? किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, एक तो सबसे पहले पीआईए में जब ऐड आता है तो जॉब की रिक्वायरमेंट या जो भी डिपार्टमेंट भेजता है रिक्वायरमेंट भेजता है एचआर को कि जी आप ऐड दें और हमें एबिनिशू लेने यानी फ्रेश ग्रेजुएट्स लेने, या आपने फर्स्ट ऑफिसर्स लेने, या आपने डायरेक्ट कैप्टन्स लेने और एटीआर। लेटली हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफिसर और डायरेक्ट कैप्टन्स की आ रही है एटीआर के ऊपर, मगर उसमें एज ब्रैकेट ये डाल दिया जाता है कि जिसमें कोई सीनियर लोग या एक्सपीरियंस लोग नहीं अप्लाई कर सकते। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, दुनिया में ऐसी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं इस फील्ड के अंदर, इस ट्रेड में, कि बेहतरीन फिक्स विंग पायलट्स जो एविएशन के, आर्मी एविएशन के, नेवल एविएटर्स और आपके जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं हमारे पास, वो तकरीबन आपको 50 साल की उम्र के वो मिल जाएंगे। उनके पास 2000 घंटे, किसी के पास 3000 घंटे, दे आर वेरी एक्सपीरियंस। और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि वेरी वेरी डिसिप्लिन पीपल। हमारी मेरा सलाम है हमारी अफवाज को कि बहुत डिसिप्लिन है, और अल्लाह ताला उनको कायम दायम रखे। हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अपॉर्चुनिटी दी है हमें। आई गॉट यू सर, आई हैव 1 मिनट लेफ्ट। मुझे ये बताइएगा, एक मुख्तसरन कहिएगा, जो हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है पीआईए का, उस पर आपकी राय क्या है? हमारा जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है जी, बिल्कुल मैं मुतमईन नहीं हूँ अगर आप मेरी राय ले रहे हैं, बिकॉज इस पीआईए इज सच ए जायंट, इसको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स में बनाने की ज़रूरत है। और आपका जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसको आप तो या तो एआसा कंप्लायंस करवाइए या आप उसको एफए कंप्लायंस पे लेके जाइए। बिल्कुल ठीक। अगर आप चाहते हैं तो देखिए, एक एयरलाइन की जो बैकबोन है वो उसकी सेफ्टी है। अगर आपका टेक्निकली आपके जहाज साउंड नहीं है, अगर आपके पायलट्स जो उसको उड़ा रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो देन यू डोंट हैव एन एयरलाइन, यू हैव नो फ्यूचर। बहुत शुक्रिया शकील आफ्ताब साहब, हम आपके मशकूर हैं, हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। बड़े ज़बरदस्त पॉइंट आपने रेज़ किए। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है।